नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। स्वागत है आपका आंख कान खोल के में। अगले 60 मिनट तक रहिएगा हमारे साथ। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कोरोना के खिलाफ जंग में देश को आज दोहरी खुशी मिली। DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों के लिए जल्द ही उपलब्ध होगी। अब वैक्सीनेशन का काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। DCGI ने दावा किया है कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकेगा। वैक्सीन की दो डोज इंजेक्शन के रूप में दी जानी है। इन दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में सुरक्षित रखा जा सकेगा। मतलब रखने में, मेंटेन करने में भी ज्यादा मेहनत नहीं आएगी। बाकी वैक्सीन के रखरखाव को लेकर ज्यादा फिक्र वाली बात है, लेकिन ये दोनों ही वैक्सीन रखना भी आसान रहेगा। अब डबल खुशखबरी इसे कह सकते हैं। साल की शुरुआत में ही कोरोना काल में इंतजार वैक्सीन का हो रहा था और अब 2 वैक्सीन जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है। The Subject Expert Committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech, as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants. Messrs. Bharat Biotech has developed a whole variant inactivated coronavirus vaccine named Covaxin, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degree centigrade. दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके खुशी जाहिर की। ट्वीट में लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वो दोनों ही मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरे करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण है और भारत के लिए, भारतवासियों के लिए ये गौरव भरा पल है। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि भारत में ड्राई रन के बाद 6 जनवरी से वैक्सीनेशन भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और कोरोना से जूझ रहे देश को राहत मिल पाएगी। पूरा देश एक साथ कोरोना से लड़ा। पूरा देश अब एक साथ कोरोना पर विजय की अंतिम लड़ाई का साक्षी बन रहा है। भारत सरकार के साथ साथ अब देश ने कमर कस ली है। कोरोना को देश से बाहर करने की ठान ली है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग को जीतने के लिए मंजूरी मिलने का इंतजार था और मंजूरी मिल चुकी है। Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degree centigrade. भारत को वैक्सीन मिलने का इंतजार था। वैक्सीन मिल चुकी है, जिसमें एक भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है तो दूसरी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की साझेदारी में सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही कोविशील्ड है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की 6 तारीख को देश में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। The Subject Expert Committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech, as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. भारत में कोवैक्सीन की मंजूरी आज मिली है,
लेकिन वैक्सीन का उत्साह इतना बड़ा था कि टीकाकरण की तैयारी उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। पहले देश के 4 राज्यों में ड्राई रन करवाकर ये देखा गया कि ऑल इज वेल है या नहीं, और अब पूरा देश वैक्सीन के ड्राई रन के जरिए जन जागरण का हिस्सा है। का ड्राई रन बहुत अहम था क्योंकि जो गैप होता है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो गैप को पता लगाने के लिए ये ड्राई रन किया जा रहा है। पूरे सही मायनों में अब हिंदुस्तान वैक्सीन की बुलंद कामयाबियों के ऊपर खड़े होकर दुनिया से कह सकता है, खत्म होगा फियर, वैक्सीन वाला हेल्दी न्यू ईयर। 2020 हमने कोरोना के साथ बिताया, लेकिन 2021 के शुरुआत में ही अच्छी खबर ये कि दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। लेकिन साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और चिंता उसके साइड इफेक्ट को लेकर भी है। डीसीजीआई ने साफ किया है कि आमतौर पर किसी भी वैक्सीन के मामूली से साइड इफेक्ट होते हैं और जो कोरोना वैक्सीन के भी हो सकते हैं, लेकिन दावा किया गया कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इफेक्ट्स सिर्फ कोरोना वैक्सीन के ही नहीं, बल्कि अब तक जितनी भी वैक्सीन बनी है सबके दिखे हैं, चाहे ट्रायल के दौरान हो या वैक्सीनेशन के बाद। लेकिन उनसे घबराने से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आखिर किस तरह के साइड इफेक्ट चिंता की बात है? तो पहला साइड इफेक्ट है माइल्ड साइड इफेक्ट। इसमें इंजेक्शन वाली जगह हल्की सूजन, लालपन और हल्का बुखार होता है। दूसरा साइड इफेक्ट है मॉडरेट साइड इफेक्ट। इसमें इंजेक्शन वाली जगह यानी ज्यादा सूजन, लालपन और तेज बुखार आता है। माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी में आने वाले साइड इफेक्ट्स थोड़े देर वक्त बाद से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन साइड इफेक्ट की जो तीसरी कैटेगरी है, उसके लक्षण दिखना चिंता की बात है। तीसरी कैटेगरी का साइड इफेक्ट है सीवियर साइड इफेक्ट। सीवियर साइड इफेक्ट में एन्फिलॉटिक शॉक के लक्षण नजर आते हैं, शरीर में दाने या चकत्ते आ जाते हैं, बेहोश होना, जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि सीवियर साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। अब भले ही ऐसे मामले कम सामने आते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। इसलिए भारत में कोरोना वैक्सीन के साथ साथ उससे निपटने की भी तैयारी की जा रही है। देखिए, अब जब 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल और वैक्सीन देने की प्रक्रिया अब आगे बढ़ती जाएगी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि ये प्रोसीजर कैसे काम करेगा, कैसे लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और इसके लिए भारत सरकार की तैयारी कैसी है। ऑथराइजेशन जो है वो दवाइयों के लिए भी और वैक्सीन के लिए भी दिया जाता है, और ये भारत में ही नहीं ग्लोबल एक टर्म यूज की जाती है कि जब कोई पैंडेमिक हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां लोगों की जान बचाने के लिए या उस केसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई नई दवाई या कोई नई वैक्सीन को इस्तेमाल करना हो, पूरा भी इसमें जो हम कहते हैं कॉन्क्रीट डेटा ना हो, लेकिन उस डेटा को आने में कई महीने कई साल लग सकते हैं। इसलिए उसको देखते हुए ये ऑथराइजेशन दिया जाता है कि आप अपनी रिसर्च भी करते रहो, देखते भी रहो, लेकिन साथ साथ क्योंकि जान बचाना भी जरूरी है, इस पैंडेमिक से निकलना भी जरूरी है, दवाई देना या वैक्सीन देना भी साथ साथ परमिशन दी जाती है। रियल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अगर हम देखें तो सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जो है कोविशील्ड वही होगा, क्योंकि उनके पास डोजेस भी अवेलेबल हैं, उन्होंने सारे अप्रूवल्स भी लिए हैं और उनका जो रेगुलेटर से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है वो उसके लिए क्लियर कट है। तो मेरा ये मानना है कि अगले 10 दिन या 2 हफ्ते तक हमारा रोल आउट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 50 मिलियन डोजेस ऑलरेडी उनके पास रेडी है और वो देने बिल्कुल एकदम दे सकते हैं। अब ड्राई रन की जरूरत नहीं है, अब तो रियल वैक्सीन लगने का समय आ गया है। और जो लोगों ने ड्राई रन से सीखा है, ड्राई रन में कुछ चीजें भी हैं जो कमियां भी थी, जो लोगों ने सीखा उनको करेक्ट करके अब जब रियल वैक्सीन रोल आउट होगा तो वो ज्यादा स्मूथ हो पाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डोजेस वेस्ट नहीं होंगे और कोल्ड चेन पूरा मेंटेन हो पाएगा। और अभी तक जो फेज 1 के में जो लोगों को मिलना है, स्पेशली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको तो वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट ही उसको सपोर्ट करेगी। ये जो वैक्सीन आ रही है, चाहे हम कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, ये वैक्सीन कॉस्ट इफेक्टिव हैं। अगर हम फाइजर की वैक्सीन की बात करें, ये वैक्सीन का डोज 200-300 रुपए का ही पड़ता है। जो फाइजर की वैक्सीन है उसका जो कॉस्ट है वो $20 से $30 का पड़ता है और उसमें फिर कोल्ड चेन मेंटेन करने में भी ज्यादा खर्चा है।
तो मेरा ये मानना है कि ये जो वैक्सीन है ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एफिकेशियस भी है। इंडियन पेशेंट्स में इसमें स्टडीज भी हुई है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारी जो एथनिक पॉपुलेशन है, उसमें ये वैक्सीन जो है कामयाब भी है और सेफ भी है। तो कॉस्ट भी इसमें कम रहेगा जो गवर्नमेंट बेयर कर पाएगी, और बाद में भी जब ये मार्केट में आएगी तो ये लोगों के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को आपने सुना, पूरी तरह से वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी भारत सरकार की तरफ से करवाई गई है। अभी तक वैक्सीन को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब 2 वैक्सीन भारत को मिल गई है। लेकिन उससे ठीक पहले देश भर में ड्राई रन करके इस बात की तैयारी भी की जा रही है कि वैक्सीन किस तरह से दी जाएगी। वैक्सीनेशन 4 चरणों में होगा और ये चरण आप अपनी टीवी स्क्रीन के जरिए देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ये पहला चरण होगा जब आप पहुंचेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए आपका टेम्परेचर चेक होगा, उसके बाद पहचान पत्र की जांच की जाएगी और फिर आपको अगले चरण के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, जहां पर वैक्सीनेशन की पर्ची आपको दी जाएगी। इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, वैक्सीन रूम तक पहुंचेंगे, यहीं पर पहुंचकर वैक्सीनेशन होना है। इसमें 5 मिनट का टोटल वक्त लग सकता है। इसके बाद आपको वैक्सीन देने के बाद आधे घंटे तक करीब ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ताकि ये चेक किया जा सके कि किसी भी तरह का साइड इफेक्ट तो नहीं है, ताकि उसे समझा जा सके, देखा जा सके। फिर आपको इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और यही तैयारी अगले कुछ दिन में आप देखेंगे भी जमीन पर उतरकर, जब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की तैयारी भारत सरकार की तरफ से सुनिश्चित हो चुकी है। लेकिन उससे ठीक पहले देश भर में अलग अलग जगह ड्राई रन की व्यवस्था की गई है, ताकि प्रक्रिया में किसी भी तरह की अड़चन या बाधा न रह सके। वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। लखनऊ में वैक्सीनेशन पर कैसी तैयारी चल रही है, ये संवाददाता खुर्रम निजामी की इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। के बाद एक लंबे समय से लोगों को वैक्सीन का इंतजार था और अब जब देश में वैक्सीन बन चुकी है तो इसके बाद राज्य सरकारों ने भी इसके वैक्सीनेशन के लिए कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 5 जनवरी को कोरोना की इस वैक्सीन का ड्राई रन होगा और आपको बता दें कि बरेली में 6 स्थानों को इसके लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें से 2 मेडिकल कॉलेज हैं, एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। इसके अतिरिक्त PSC रामनगर के अलावा देहात क्षेत्र के भी 2 सेंटरों को चिन्हित किया गया है। सीएमओ ने बताया कि इस ड्राई रन के बाद जो रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और उसके बाद शासन से संकेत मिलते ही लोगों को ये कोरोना की वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बरेली से कैमरामैन अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं और विपक्ष के भी कई नेताओं ने वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर की है, लेकिन कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने सवाल खड़े कर दिए। शशि थरूर ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखते हैं, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 3रे चरण का ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में कोवैक्सीन को वक्त से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल पूरा होने तक इसके उपयोग से बचा जाना चाहिए। भारत को इस दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये शशि थरूर की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और सीधे सीधे स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया कि इस पर जवाब दें, अगर खतरनाक परिणाम हुए तो क्या करेंगे। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सामने आकर ट्वीट किया। जयराम रमेश के जरिए ट्वीट में लिखा गया, भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन यह हैरान करने वाला है कि वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल को वैक्सीन के लिए संशोधित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मतलब 1 या 2 नहीं बल्कि कई आवाज वैक्सीन के खिलाफ उठ रही हैं और सवाल केंद्र सरकार से, सवाल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछा जा रहा है। अब जब लगातार सियासत हो रही है वैक्सीन पर, तो वैक्सीन पर सियासी वजहों से लेकर विवाद भी छिड़ गए हैं। आपको याद होगा, कल ही अखिलेश यादव ने बीजेपी की वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था। तो आज कांग्रेस के राशिद अल्वी ने शक जाहिर किया है और कहा है कि वैक्सीन का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ भी हो सकता है। अभी वैक्सीन मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। के बयान में मैं ये कहूंगा कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, वैक्सीनेशन और शंका, देखिए जो आम आदमी है उनको किसी तरीके का खतरा नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि वैक्सीन
गलत तरीके से उनको लगाई जाए। लेकिन जो देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको यकीनन खतरा हो ना हो, शक और शुबा तो जरूर होगा। अब जब विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो सरकार की तरफ से जवाब भी सामने आया है। सरकार की ओर से भी कांग्रेस के नेताओं और अखिलेश को तीखा जवाब मिला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे मित्र इस बात से दुखी हैं कि डीसीजीआई ने जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है वो भारत में बनी हुई है। ये सभी क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं, इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। ये सब भारत में बनी वैक्सीन से निराश हो गए हैं। ये कभी हमारे सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाते हैं तो कभी वैज्ञानिकों के काम पर। दरअसल ये सभी राजनीतिक हाशिए पर हैं और इसी वजह से ये सभी इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है तो सरकार की ओर से जवाब भी सामने आया और फिर ट्वीट के जरिए जवाब दिया गया। आगे बढ़ते हुए बात मथुरा की। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं के बीच में मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। मारपीट के दौरान दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले। इस पूरी घटना का वहीं पर मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया और ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल आरोप यह है कि मंदिर में एंट्री के वक्त सुरक्षा बलों ने श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी की थी और इसी वजह से श्रद्धालुओं ने विरोध भी किया। बात आगे बढ़ी और दोनों तरफ से धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। इस पूरे मामले में फिलहाल मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि श्रद्धालुओं का आरोप है कि मंदिर के सुरक्षाकर्मी हमेशा से ही गुंडागर्दी करते रहते हैं। मंदिर की सुरक्षा किसी निजी कंपनी के हाथों में। उधर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का एलएसी पर 2 दिन का दौरा खत्म हो गया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के नजदीक वायुसेना के कई ठिकानों का दौरा किया और सुरक्षा का जायजा भी लिया। साथ ही साथ चीन से तनातनी के बीच में अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर जाकर जनरल बिपिन रावत ने चीन को सीधा संदेश भी दिया। अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर चीन की दावेदारी रही है, लेकिन उसी इलाके में जाकर जनरल बिपिन रावत ने चीन को चेतावनी दी। सीडीएस ने अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी और लोहित सेक्टर में फॉरवर्ड चौकियों पर तैनात स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आईटीबीपी और सेना के जवानों के साथ मुलाकात की। वहां मुस्तैदी से डटे जवानों और दुश्मन पर नजर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तौर तरीकों की उन्होंने तारीफ भी की और दावा ये किया कि अगर चुनौती दी गई तो सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लद्दाख में भारत और चीन के जारी तनातनी के बीच में जनरल बिपिन रावत के एलएसी पर जाने से न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ा बल्कि चीन को अपनी हदों में रहने की नसीहत भी मिली है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, जो भारत से टकराएगा उसे जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। मुरादाबाद में शमशान घाट में बड़ा हादसा हुआ, जहां पर तेज बारिश होने से वहां पर बन रहा लिंटर अचानक से गिर गया। इसी में दबकर 22 लोगों की मौत हो गई। कई लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। ये उसी दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और दरअसल एक मृतक जो कि बुजुर्ग थे, उनके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर लोग पहुंचे थे। 10 साल पुरानी ये इमारत बताई जा रही है, जिसके नीचे सभी लोग खड़े हुए थे इकट्ठा। तभी तेज बारिश जो दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही थी, उसी की वजह से लिंटर अचानक से गिर गया। मलबे में करीब 50 लोग दब गए। हालांकि आनंद फानन में वहां जो मौजूद लोग थे उनके जरिए भी और फिर जो एनडीआरएफ की टीम पहुंची उनके जरिए लोगों को निकाला गया, जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन 22 लोग ऐसे जिन्हें नहीं बचाया जा सके। राहत बचाव का काम शाम होते होते पूरा हो गया। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मुरादनगर का ये शमशान घाट परिसर, जहां पर लिंटर का निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान बारिश की वजह से भरभरा कर ये लिंटर गिर गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में आज एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसकी याद 18 परिवार ताज जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। शमशान भूमि जहां पर लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, वही जगह उनकी मौत का कारण बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। मौके की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मुरादनगर के उखलारसी गांव का वही शमशान घाट है जिसका एक बड़ा हिस्सा अब मलबे में तब्दील हो चुका है। ये मलबा
उन 18 लोगों की मौत का गवाह है जिनका कोई कसूर नहीं था। वो लोग यहाँ पर आए थे एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन यहाँ जहाँ ये मलबा है यहाँ एक गैलरी थी जिसकी छत गिरी और फिर दीवारें जो हैं भरभरा कर गिर गई और उसमें 38 लोग दब गए। मौके पर स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ और तमाम महकमों के लोग पहुंचे और उन्हें यहां से रेस्क्यू किया गया, लेकिन उसमें से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जाहिर है ये हादसा कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि आखिर इस हादसे का कारण क्या है। कारण उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो गैलरी बनाई गई थी इसमें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जानकारी के मुताबिक कुछ ही समय पहले ये गैलरी बनाई गई थी और आज हुई बारिश के बाद अचानक ये जो गैलरी का बड़ा हिस्सा, पहले लेंटर गिरा, छत गिरी और फिर उसके साथ साथ दीवारें गिर गईं और उसमें 38 लोग समा गए। ऑफिशियली जो बताया गया उसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। 18 लोग, हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ये 18 लोग नहीं बल्कि 18 परिवार जो हैं इस हादसे में, उनके लिए ताजिंदगी का दर्द रह गया। यहाँ पर जो स्थानीय लोग मौजूद हैं, ये बताइए जी कैसे ये हादसा हुआ आज, अब क्या जानकारी है? एक बुजुर्ग की मौत के बाद यहाँ तमाम लोग पहुंचे थे, कभी सोचा था कि इस तरह कभी किसी ने नहीं सोचा था। किसी को क्या पता था कि जो अंतिम क्रिया में आए हैं और उनकी ही अंतिम क्रिया यहाँ हो जाएगी। ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। ये देखो, ये जो कंस्ट्रक्शन इधर हुआ है, ये बरामदा और ये जो है ये 10-12 साल पहले बने हुए हैं। इनमें आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। सब लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं बरसात में। ये जो गिरा है ये कितने समय पहले? ये अभी 1 महीने पहले ही बना है। अभी 1 महीने पहले बन के ये निपटा है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है अजय त्यागी नाम बता रहे हैं या जो भी है, ये जेल जाना चाहिए। इसमें जो भी अधिकारी नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है, क्योंकि इसमें माल लग ही नहीं रहा। देख लो आप, जो है इसमें सीमेंट नाम की चीज नहीं है। तो यहाँ जो इसे संभालते हैं शमशान घाट को, क्या उनकी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? उन लोगों पर भी आपको लगता है? नहीं, उनका नहीं। जिसने ये बनाया है, जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो अधिकारी जिम्मेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है, वे जेल जाने चाहिए। उन महकमे के अधीन ये बना था? ये मैं क्लियर नहीं है किस महकमे से। नगर पालिका से ये बना है। हाँ, तो इसमें जो है जो इनके जेई और एई वगैरह होते हैं, ये पूरा ये सब इन्हें जेल जाना चाहिए। हादसे पर गाजियाबाद के एसएसपी और डीएम मौके पर मौजूद थे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इलाके में उस जगह मौजूद हूं जहां पर हादसा हुआ है और यहां पर डीएम और एसएसपी दोनों पहुंचे हैं। अजय शंकर पांडे जी और एसएसपी कलानिधि नैथानी जी हमारे साथ हैं। सर, हादसे के बारे में कुछ कारण पता लग पाए और कितना अभी कैजुअल्टी है? ये जो सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ एक जो इसी जगह पर ये जो कोलैप्स किया है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन था, तो उसके लिए जितना भी फोर्स हो सकता है उसको मूव कराया गया, गैजेटेड अधिकारियों को मूव कराया गया। जितना फोर्स सीएफओ, हमारे फायर सर्विस के, यहाँ पे क्रेन्स को, जेसीबीज को, एम्बुलेंसेस को, यूपी 112 की गाड़ियाँ, कंटिन्यूस रेस्क्यू वर्क हम लोगों का चल रहा है। लगभग 10 से 15 से 20 हम लोग लोगों को निकाल करके अस्पताल के रवाना किया गया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी हम लोगों का और चलने की उम्मीद है, अभी 1-1.5 घंटे और। कितने लोग दबे हैं, थोड़ा जानना चाहिए? इसमें जो सूचना आई थी वो तो 25 से 30 लोग कम से कम दबने की सूचना आई थी, तो उन्हीं को रेस्क्यू किया जा रहा है लगातार। कैजुअल्टी अभी कुछ पता लग पाई है? एग्जैक्ट फिगर की? एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ से अस्पताल की तरफ जो है वो 15 से 20 लोगों को हम भेज चुके हैं। जी, तो आप एसएसपी गाजियाबाद कलानिधि नैथानी साहब को सुन रहे थे यहाँ पर, जिन्होंने बताया कि 15 से 20 लोगों को अस्पताल ले जाएगा। पहले मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। यहाँ देखिए, ये वही शमशान घाट है जो मुरादनगर में है और यहाँ पर किसी की डेड बॉडी को लाया गया था अंतिम संस्कार के लिए और उसी दौरान जो गैलरी है इसकी, उसका एक लेंटर जो है, उसका एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया और बताया गया कि 40 लोग उसमें दब गए थे। हालांकि एसएसपी गाजियाबाद कलानिधि नैथानी साहब ने बताया कि 25 लोगों की सूचना थी। अजय शंकर पांडे जी हमारे साथ हैं, डीएम साहब। सर, क्या कुछ ऑफिशियल जानकारी अब तक? देखिए, इस समय मुख्य उद्देश्य हम लोगों का ये है कि इस मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को बाहर निकालना और जो घायल हैं उनको उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराना। हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम बुला रखी है। एनडीआरएफ की टीम के साथ जो उनका वेल ट्रेंड डॉग स्क्वाड भी है, जो पूरा स्निफरिंग करके वो जो दबे हुए लोगों की पहचान भी कर ले रहे हैं और इनको हम तत्काल हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। हमारे जिले की जितनी एम्बुलेंस है हमने सब लगा रखी है। हमारी मेडिकल टीम पूरी सक्रिय है, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम सब लगे हुए हैं। पहले हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इस हादसा काफी बड़ा है, दर्दनाक है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। ये अधिकारियों के बयान आपने उस वक्त सुने जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। उसी वक्त आईजी प्रवीण कुमार भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जानना चाहेंगे कि अभी मौत का क्या कुछ घटना का कारण निकला?
देखिए, सभी पहलुओं पे जांच कराएंगे और जांच करने के पश्चात जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग फिक्स करेंगे और 100% इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी तय की जाएगी और हम लोग इस पर निश्चित तौर पे कराएंगे। सर कैजुअलिटी जानना चाहेंगे कितनी और टोटल कितने लोग दबे थे ये जानना। देखिए, अभी तक जानकारी जो हमारे सामने आई है उसमें 17 लोगों की मृत्यु की अब तक आई है। बाकी लोगों का जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 38 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से 17 लोगों की डेथ हुई। 22 लोगों की मौत हुई है, बाकी को अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज जारी है। जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक